पहला विचार, शासन करने से इनकार करने की सबसे बड़ी सजा यह है कि आप पर अपने से कमतर किसी व्यक्ति का शासन होगा। यह कहानी उस समय की है जब राजा और सभा का दौर हुआ करता था। हर राज्य का अपना एक राजा होता था जो प्रजा की रक्षा करता, फैसले लेता और सबकी समस्याओं का समाधान करता। लेकिन ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां राजा का पद खाली था और राज्य के सभी लोग मिलकर एक नया राजा चुनने वाले थे। प्राचीन भारत का एक राज्य था वसंतपुर। वहां के राजा का देहांत हो चुका था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राज्य का अगला राजा चुनने के लिए सभा बुलाई गई। एक बड़े मैदान में लोग इकट्ठा हुए। पूरे राज्य के बुजुर्ग, योद्धा, व्यापारी, किसान और शिल्पकार सब अपनी जगह बैठे हुए थे। राज्य के सबसे सम्मानीय व्यक्ति गुरु आदित्य ने खड़े होकर कहा, राज्य के भविष्य के लिए हमें एक राजा चुनना होगा, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब खुद सामने आए और बताएं कि क्यों आपको राजा बनना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। सभा में बैठे एक व्यापारी अनिल ने सोचा, मुझे राजा बनने में क्या फायदा? व्यापार तो मेरा अच्छा चल रहा है, राजा बनकर मैं क्यों दूसरों की समस्या सुलझाऊं? वही एक योद्धा वज्र ने सोचा, राजा बनना आसान नहीं है। हर दिन लड़ाई, फैसले और प्रजा की चिंता में क्यों ये बोझ उठाऊं? किसान रघु ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाकर कहा, भाई ये राजा बनने का काम बहुत मुश्किल है। अगर राजा बनने के बाद कुछ गलत हो गया तो प्रजा मुझसे नफरत करेंगी। मैं तो खेती करता हूं, वही ठीक है। सभा के हर कोने में ऐसा ही कुछ चल रहा था। सबने सोचा कि कोई और सामने आएगा, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ। गुरु आदित्य हैरानी से, क्या वसंतपुर में कोई ऐसा नहीं है जो इस राज्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो? तभी सभा के कोने में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका नाम था करण। करण एक स्वार्थी और आलसी व्यक्ति था। वो अपनी मर्जी से काम करता था और दूसरों की समस्याओं से कभी मतलब नहीं रखता था। करण मुस्कुराते हुए, गुरुजी, अगर किसी और को राजा बनने की हिम्मत नहीं है तो मुझे ही ये जिम्मेदारी सौंप दीजिए। मैं राज्य की देखभाल करूंगा। सभा में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग करण को जानते थे और उसे राजा बनने के लायक नहीं समझते थे, लेकिन क्योंकि कोई खड़ा नहीं हुआ तो गुरु आदित्य को मजबूर होकर करण को राजा बनाना पड़ा। करण राजा बनने के बाद अपने असली रंग में आ गया। उसने प्रजा से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। जो किसान अनाज नहीं दे पाता उसकी जमीन छीन ली जाती। जो व्यापारी कर नहीं दे पाता उसका सामान जब्त कर लिया जाता। करण ने खुद के लिए बड़ा महल बनवाया और अपनी प्रजा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में बगावत के सुर उठने लगे। लोग परेशान थे। किसान भूखमारी से मर रहे थे। व्यापारी राज्य छोड़कर जाने लगे। योद्धाओं ने भी राजा की मदद मांगना बंद कर दिया। उस वक्त सभा फिर से बुलाई गई। सभा में गुरु आदित्य ने प्रजा से पूछा, अब बताओ, क्या तुम सब खुश हो? पूरी सभा ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, करण ने हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया। तब गुरु आदित्य बोले, मैंने उस दिन तुम सबको मौका दिया था, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं की। तुम सबने सोचा कि राजा बनने का काम मुश्किल है और इसे कोई नहीं करेगा, लेकिन याद रखो, जब तुम जिम्मेदारियों से भागते हो तो ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। तभी प्रजा में से एक आवाज आई, हमसे गलती हो गई गुरुजी, लेकिन अब क्या करें? तब इस पर गुरु आदित्य कहते, गलती सुधारने का मौका हमेशा होता है। अब राजा बनने के लिए सही इंसान चुनो, लेकिन इस बार कोई ऐसा चुनो जो मेहनत करे, जो प्रजा की सेवा करे। और याद रखो, अगली बार जब तुम्हें जिम्मेदारी लेने का मौका मिले तो उसे मत छोड़ो। सभा में इस बार एक ईमानदार और मेहनती किसान रघु ने खड़े होकर कहा, मैं अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए तैयार हूं। मैं जानता हूं कि यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। और इस बार राज्य ने सही राजा चुना। कुछ ही महीनों में वसंतपुर फिर से समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिम्मेदारी से भागने का मतलब है गलत लोगों को सत्ता सौंप देना। अगर हम खुद सही फैसले लेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम
अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अपनी जिंदगी में कोई जिम्मेदारी उठाने का मौका मिले तो मत डरना। याद रखना, जिम्मेदारी लेने वाले ही असली नेता बनते हैं। दूसरा विचार, कमजोर हमेशा न्याय और समानता के लिए चिंतित रहते हैं, बलवान किसी की भी परवाह नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, आर्यनगर नाम का एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य के राजा सूर्यमान अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका राज्य दो पड़ोसी राज्य के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ शक्तिशाली विजयगढ़ था और दूसरी तरफ कमजोर शरणपुर। विजयगढ़ हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, जबकि शरणपुर हमेशा शांति और न्याय की दुआई देता था। इसी माहौल में एक घटना घटी जिसने साबित कर दिया कि कमजोर और बलवान की सोच में कितना फर्क होता है। एक दिन विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र ने शरणपुर पर हमला कर दिया। उनके विशाल सैनिक दल ने शरणपुर की सीमाओं को तोड़ दिया। शरणपुर के लोग डर गए और अपने राजा के पास दौड़ते हुए गए। राजा शांतनु, जो कमजोर और भावुक थे, उन्होंने तुरंत अपनी सभा बुलाई और कहा, हम युद्ध नहीं कर सकते। हमें विजयगढ़ के राजा से शांति की अपील करनी चाहिए। न्याय और समानता का संदेश देकर हम उन्हें रोक सकते हैं। उनके मंत्रियों ने सहमति जताई। उन्होंने विजयगढ़ को संदेश भेजा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमला रोक दें। हम न्याय और शांति में विश्वास रखते हैं। लेकिन विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनकी सेना ने शरणपुर को तहस नहस कर दिया। कमजोर राजा का राज्य लूट लिया गया और उसकी न्याय की बातें किसी काम नहीं आई। अब विजयगढ़ का असली निशाना आर्यनगर था। राजा सूर्यमान को इस खतरे का आभास हो गया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन उनकी सभा में एक मंत्री ने सवाल उठाया। मंत्री बोला, महाराज, क्या हमें युद्ध के बजाय शांति का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? विजयगढ़ के राजा से न्याय और समानता की बातें करे, शायद वो मान जाए। राजा सूर्यमान गंभीर और दृढ़ स्वर में बोला, न्याय और सम्मान की बात तब होती है जब दोनों पक्षों में ताकत बराबर हो। कमजोर लोग हमेशा न्याय की दुहाई देते हैं, लेकिन बलवान अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर हम उनके दया पर निर्भर हुए तो हमारी हार निश्चित है। राजा सूर्यमान ने तुरंत अपनी सेना तैयार की। उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, न केवल अपने राज्य को बचाने की, बल्कि विजयगढ़ को सबक सिखाने की। युद्ध का दिन आया। विजयगढ़ की विशाल सेना आर्यनगर की सीमाओं पर पहुंची, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि राजा सूर्यमान अपनी सेना के साथ पहले से तैयार थे। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किलेबंदी में तैनात किया और अपने सैनिकों को प्रेरित किया। राजा सूर्यमान सैनिकों से बोले, ये लड़ाई केवल आर्यनगर की रक्षा के लिए नहीं, ये लड़ाई साबित करेंगी कि ताकत के बिना न्याय और शांति की बातें केवल कमजोरों के बहाने होते हैं। हमें अपनी शक्ति से यह दिखाना है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। युद्ध शुरू हुआ। राजा सूर्यमान की रणनीति और सैनिकों की ताकत ने विजयगढ़ की सेना को परास्त कर दिया। विजयगढ़ के राजा वीरेंद्र को आत्मसमर्पण करना पड़ा। राजा सूर्यमान ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि विजयगढ़ को अपना अधीन बना लिया। युद्ध के बाद राजा शांतनु ने आर्यनगर आकर राजा सूर्यमान से मुलाकात की। राजा शांतनु दुखी स्वर में बोले, महाराज, आपने सही कहा था। हम न्याय और समानता की दुहाई देते रहे, लेकिन हमारी कमजोरी की वजह से हमारा राज्य लूट गया। इस पर राजा सूर्यमान मुस्कुराते हुए बोले, शांतनु, न्याय और समानता की बातें तभी मायने रखती है जब आपके पास उन्हें लागू करने की ताकत हो। कमजोर लोग इन्हीं बातों में उलझे रहते, जबकि बलवान लोग अपना भविष्य खुद बनाते हैं। राजा शांतनु ने सिर झुका लिया और समझ लिया कि केवल शांति और न्याय की बातों से दुनिया नहीं चलती। ताकत के बिना ये शब्द खाली हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कमजोर लोग हमेशा न्याय और समानता की बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं होता। लेकिन बलवान लोग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी ताकत और फैसलों से अपना भविष्य बनाते हैं। इसलिए सिर्फ न्याय और समानता की बातें न करें, पहले खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आप उन बातों को लागू कर सकें। तो दोस्तों, इन दो बातों को समझ लो और अपनी जिंदगी में लागू करो। पहला, अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत। दूसरा, ताकतवर बनने की कोशिश करो, क्योंकि कमजोरी से कुछ नहीं मिलता। याद रखो, बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से आते हैं।
अब ये आपके ऊपर है कि आप आज से क्या कदम उठाएंगे। अगर ये बातें आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।